अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द चैनल एंड वेलकम टू पब्लिक हेल्थ। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो है डिसएडवांटेजेस ऑफ द आर्टिफिशियल फीडिंग। इससे पहले हमने ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में बात की थी, जिसको हम नेचुरल फीडिंग भी कहते हैं और जो इम्पॉर्टेंट है फॉर द इन्फेंट एंड फॉर द चाइल्ड। तो इसके अलावा अगर जो हमारा टॉपिक आज का होगा ना, तो उससे पहले हमने ये भी डिस्कस किया था कि एडवांटेजेस क्या चीज़ होती है। मतलब जो एडवांटेजेस है वो कौन कौन से हैं। एडवांटेजेस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग वो कौन कौन से हैं, और इसको फिर हमने डिवाइड किया हुआ था। एक को हम एडवांटेजेस टू दी बेबीज एंड दूसरे को हम एडवांटेजेस टू दी मदर। तो वो सारा कुछ हम कवर कर चुके हैं। आज का जो हम हमारा टॉपिक होगा वो आर्टिफिशियल फीडिंग के हवाले से है। तो आर्टिफिशियल फीडिंग उसको कहते हैं जो नेचुरल फीडिंग ना हो, मतलब बॉटल फीड हो या इसके अलावा ब्रेस्ट फीडिंग के अलावा जितने भी फीड होते हैं उसको हम आर्टिफिशियल फीड कहते हैं। तो उसके डिसएडवांटेजेस क्या हो सकते हैं। तो पहला जो हमारे पास डिसएडवांटेज है वो कंटेमिनेशन का है, गंदापन। आर्टिफिशियल फीड्स आर ऑफन कंटेमिनेटेड विद बैक्टीरिया, स्पेशली इफ द मदर यूजेस ए फीडिंग बॉटल। क्या मतलब हुआ इसका कि जो आर्टिफिशियल फीड्स होते हैं वो मोस्टली कंटेमिनेट होते हैं बैक्टीरिया, उसमें बैक्टीरिया के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। और जब स्पेशली व्हेन देयर इज़ अ यूज़ ऑफ बॉटल, जो बॉटल फीड होता है ना, मतलब मिल्क को बॉटल के ज़रिए देना बेबी को, तो उसमें बैक्टीरिया के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो एक एडवांटेज डिसएडवांटेज तो ये हो गया है कि मतलब वो कंटेमिनेटेड होते हैं तो इन्फेक्शन के चांसेस हो सकते हैं। दूसरा है हमारे पास इन्फेक्शंस। आर्टिफिशियल फीड्स डू नॉट कंटेन एंटी इन्फेक्टिव फैक्टर्स। अब ये एंटी इन्फेक्टिव फैक्टर क्या मतलब है। एंटी इन्फेक्टिव फैक्टर्स अगर आपको याद हो, ये हमने डिस्कस किया हुआ था एडवांटेजेस में, कि जो मिल्क होता है ना वो असल में एंटी इन्फेक्टिव होता है। जो ब्रेस्ट फीड होती है ना ये हमारे पास एंटी इन्फेक्टिव, मतलब उसमें इन्फेक्शन के चांसेस नहीं होते क्योंकि उसमें एंटी इन्फेक्टिव फैक्टर्स जो है ना वो मौजूद होते हैं। लेकिन जो आर्टिफिशियल फीड होता है उसमें एंटी इन्फेक्टिव फैक्टर्स नहीं होते। सो आर्टिफिशियल फीड बेबीज आर इल मोर ऑफन। मतलब जब भी आप आर्टिफिशियल फीड करेंगे बेबी को तो वो जो है ना बीमार होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं क्योंकि उसमें इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। क्लियर। तीसरा है हमारे पास परसिस्टेंट बैक्टीरिया। अब सिंपल सी बात है, जब आप आर्टिफिशियल फीड करेंगे तो उसमें बैक्टीरियाज होंगे तो वो क्या कॉज करेंगे, डायरिया कॉज कर सकती है। सो इन आर्टिफिशियल फीड बेबीज डायरिया इज मोर लाइकली टू बिकम परसिस्टेंट, दैट इज टू कंटिन्यू फॉर मोर देन 2 वीक्स। क्या मतलब हुआ इसका, परसिस्टेंट का क्या मतलब, परसिस्टेंट का मतलब है कंटिन्यूस। सही है। डायरिया। अब यहाँ पे बात वही कंटेमिनेशन से स्टार्ट होती है और फिर जो है ना आगे बढ़ती जाती है इन्फेक्शन से रिलेटेड। तो अगर हम यहाँ पे बात करें, पहले इन्फेक्शन हो गया और फिर उसके अलावा जो है ना परसिस्टेंट बैक्टीरिया सॉरी डायरिया हो सकती है। तो डायरिया जो है ना वो फिर क्या होता है, मोर देन 2 वीक्स जो है ना वो हो सकता है। लेकिन एक बात आपने याद ये रखनी है कि अगर डायरिया बहुत ज़्यादा सवेयर हो जाए तो इट कैन कॉज डेथ, इसकी वजह से डेथ भी कॉज हो सकती है। क्लियर। तो ये बातें आपने याद रखनी है कि आर्टिफिशियल फीडिंग के नुकसानात में हमारे पास परसिस्टेंट बैक्टीरिया है। परसिस्टेंट बैक्टीरिया क्यों होता है, क्योंकि बैक्टीरिया जो है ना वो फीड में प्रेजेंट होते हैं, उसकी वजह से डायरिया कॉज हो सकता है। अच्छा, इसके अलावा लैक ऑफ आयरन, आयरन की कमी। द आयरन प्रेजेंट्स इन काउज मिल्क इज नॉट इजीली ऑब्जर्व्ड एज द आयरन फ्रॉम द ब्रेस्ट मिल्क। अब सिंपल सी बात है, जो आप बॉटल फीड दे रहे हैं, जो बॉटल फीड दे रहे हैं या इसके अलावा जितने भी मतलब जो फीड आप दे रहे हैं ना वो या तो काउ मिल्क होता है या जो है ना इसके अलावा जो प्रिपेयर्ड पाउडर आता है ना, प्रिपेयर्ड पाउडर जिसको हम जो है ना फिर मिल्क में कन्वर्ट करते हैं। तो जो काउ मिल्क है ना उसमें जो आयरन होता है वो इतनी अच्छी तरह से अब्जॉर्ब नहीं होता। सही है। एक बात और, जो ब्रेस्ट मिल्क होता है ना जिसमें हमारे पास जो आयरन प्रेजेंट होता है वो अच्छी तरह से आसानी से क्या हो जाता है, वो एब्जॉर्ब हो जाता है। तो मतलब लेक ऑफ आयरन की जो है ना मतलब कमी भी आ सकती है आयरन की। क्यों, क्योंकि जो काऊ मिल्क होता है, जो गाय की जो मिल्क होती है ना उसमें आयरन तो मौजूद होता है लेकिन वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाता, तो उस वजह से बॉडी में आयरन की कमी आ सकती है। इसके अलावा टू मच सॉल्ट।
Cow's milk contain too much salt that can sometimes cause hypernatremia and fits। क्या मतलब हुआ इसका कि जो काउस मिल्क होते हैं ना, अगर आप उसको फीड दे रहे हैं तो इसमें सॉल्ट की तादाद बहुत ज़्यादा होती है, नमक की तादाद बहुत ज़्यादा होती है। तो सॉल्ट की तादाद जब ज़्यादा होगी तो ये क्या कॉज करेगा, हाइपरनेट्रीमिया। मतलब क्या है कि इंक्रीज इन द सोडियम लेवल। सही है, तो सोडियम लेवल अगर ज़्यादा होगा तो उसकी वजह से फिट्स भी आ सकते हैं, जिसको हम नॉर्मल ज़ुबान में जो है ना झटकी कहते हैं, मतलब सिजर्स जिसको हम कहते हैं। फिट्स फिट्स असल में एक बीमारी होती है। तो ये क्यों, क्योंकि जो सॉल्ट होती है ना उसकी तादाद बहुत ज़्यादा हो जाती है, उसकी वजह से फिट्स की बीमारी आ सकती है। तो ये अभी क्या हो रहा है, ये आर्टिफिशियल फीड के जो है ना मतलब डिसएडवांटेजेस है। आप आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि आर्टिफिशियल फीडिंग अच्छी है या ब्रेस्ट फीडिंग अच्छी होती है। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास अनसूटेबल फैट। सो द काउस मिल्क कंटेन मोर सेचुरेटेड फैटी एसिड देन ब्रेस्ट मिल्क। सिंपल सी बात है, उसमें जो है ना सेचुरेटेड फैटी एसिड बहुत ज़्यादा होते हैं। हेल्थी ग्रोथ ए बेबी नीड्स मोर अनसेचुरेटेड फैटी एसिड। अब सिंपल सी बात है कि ग्रोथ की, जो हमारे पास ग्रोथ होता है ना, ग्रोथ के लिए हमारे पास जो फैट रिक्वायर्ड होता है वो कौन सा होना चाहिए, वो है अनसेचुरेटेड। सही है, रेटेड फैट। अब ये वाला जो फैट है ये असल में ब्रेस्ट मिल्क में तो प्रेजेंट होता है, लेकिन जो काउज मिल्क है ना उसमें हमारे पास क्या होता है, सेचुरेटेड फैटी फैटी एसिड्स या सेचुरेटेड फैट्स होते हैं। इतनी अच्छे नहीं होते जितनी अनसेचुरेटेड फैट्स होते हैं। तो अनसेचुरेटेड फैट कहाँ से मिलते हैं, वो तो ब्रेस्ट मिल्क से मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे आप तो आर्टिफिशियल फीड करा रहे हैं, तो उसके जो है ना ये मसाइल आ सकते हैं। अच्छा, पहले हमने डिस्कस किया था कि इन्फेक्शन हो सकती है, कंटेमिनेशन हो सकती है, फिर हमने डायरिया से रिलेटेड जो है ना उसको लिंक किया कि डायरिया क्यों हो रही होती है। अब ये जो हम पढ़ रहे हैं ना, ये अब न्यूट्रिशन की बात हो रही है। पहले हमने डिस्कस किया कि आयरन की कमी होती है। आयरन की कमी क्यों होती है, क्योंकि जो है ना मसला कहाँ पे होता है, एब्जॉर्प्शन में मसला होता है। फिर सॉल्ट की तादाद ज़्यादा हो जाती है, अनसूटेबल फैट्स आ जाते हैं, अनसूटेबल प्रोटीन। तो ये अभी न्यूट्रिशन की बात हो रही है कि पहले हमने इन्फेक्शन के बारे में बात की, फिर उसके बाद न्यूट्रिशन। अच्छा, यहाँ पे है अनसूटेबल प्रोटीन। सो द काउज मिल्क कंटेन टू मच ऑफ द प्रोटीन कैजीन that contains an unsuitable mixture of the amino acids which are difficult for the baby's immature kidney to excrete। क्या मतलब हुआ इसका कि जो काउज मिल्क होते हैं उसमें जो प्रोटीन कैजीन प्रेजेंट होता है वो असल में मिक्सचर ऑफ अमाइनो एसिड्स होते हैं, मिक्सचर ऑफ अमाइनो एसिड्स। और जो बेबी की जो किडनीज होते हैं ना वो इमेच्योर होते हैं। तो जो प्रोटीन वो फिर बाद में एक्सक्रीट करेगा तो वो इतना मेच्योर नहीं होता कि वो उसको एक्सक्रीट करे। सही है, तो फिर वो उससे भी मसले आ सकते हैं कि जो वेस्ट मटेरियल होता है वो अगर बॉडी से रिमूव करना है, और आपकी बॉडी जो बेबी की जो बॉडी है वो आप जो जितनी इमेच्योर है उसकी वजह से वो किडनीज एक्सक्रीशन नहीं कर रही, तो फिर मसले आ सकते हैं। क्लियर, तो ये बातें आपने याद रखनी है। लैक ऑफ आयरन, इंक्रीज ऑफ सॉल्ट, अनसूटेबल फैट एंड अनसूटेबल प्रोटीन। एंड अनसूटेबल प्रोटीन में मसला क्या होता है कि किडनीज इमेच्योर होते हैं और इमेच्योर की वजह से वो फिर एक्सक्रीशन नहीं कर पाते। अच्छा, इसके अलावा है हमारे पास एलर्जी। एलर्जी में अब क्या आ सकता है, एलर्जी, babies who are fed on cow's milk early are more likely to have allergic problems, for example asthma and a cow's milk intolerance। क्या मतलब हुआ इसका कि बहुत सारे आपने देखे होंगे, हमें कभी कभार नहीं, मतलब हर बंदे को किसी ना किसी चीज़ से एलर्जी होती है। सही है, सो जो बेबीज़ होते हैं ना, बेबीज़ उसको कभी कभार कुछ एलर्जिक प्रॉब्लम्स होते हैं। उस एलर्जिक प्रॉब्लम्स में आज़मा, जिसको हम दमे की बीमारी भी कहते हैं, सांस की जो है ना मुश्किल से सांस लेना होता है, या काउज मिल्क इंटॉलरेंस। काउज मिल्क इंटॉलरेंस का मतलब ये है कि जब आप उसको काउ मिल्क एज ए फीड देंगे ना तो वो उसको वोमिट करेगा, वो उसको टॉलरेट नहीं करेगा, वो उसको बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। तो ये बात भी असल में इम्पॉर्टेंट होती है कि अगर वो उसको बर्दाश्त नहीं कर रहा तो फिर आप बाद में क्या करेंगे, क्योंकि वो तो फिर डिहाइड्रेशन और उसमें चली जाती है ना। तो ये बात भी आपने ख्याल रखना है कि काउज मिल्क को अगर वो टॉलरेट नहीं कर रहा तो मतलब वो एलर्जिक है इस वजह से। तो ये भी एक मसला आ सकता है। सही है, तो इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना होता है और इन चीज़ों को देखना होता है कि अगर आपने फीड देना भी है आर्टिफिशियल तो ये मसाइल हो सकते हैं।
ठीक हो गई बात। अच्छा, इनडाइजेशन की बात बात कर लेते हैं, मतलब डाइजेशन नहीं हो पा रहा। सो द काउज मिल्क इज़ मोर डिफ़िकल्ट टू डाइजेस्ट। ये सिंपल सी बात है, ये आपने देखा होगा जितनी भी आर्टिफिशियल फीड हम दे रहे होते हैं ना, तो उसमें वो कॉन्स्टिपेशन और ये वाले मसाइल, गैस के मसाइल आ सकते हैं, ठीक है। इनडाइजेशन होती है, जो बेबी होता है वो डाइजेस्ट नहीं कर पाता, तो ये चीज़ें आपने याद रखनी होती है। सो द काउज मिल्क इज़ मोर डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट, इट डज नॉट कंटेन द एंजाइम लाइपेज टू डाइजेस्ट द फैट। अब यहाँ पे वजह भी बताई हुई है, सही है, कि इसमें क्या मसला होता है कि वो जो है ना डाइजेस्ट नहीं कर पाता, डाइजेशन नहीं हो पाती, क्योंकि उसमें जो एंजाइम लाइपेज होता है, जो इम्पोर्टेंट होता है फॉर द डाइजेशन ऑफ फैट, वो प्रेजेंट ही नहीं होता। ऑल्सो द केजीन प्रेजेंट इन द काउज मिल्क फॉर्म थिक डाइजेस्टिबल कर्ड्स। कर्ड्स हम किसको कहते हैं, मतलब वो थिक जो है ना उसमें वो बन जाते हैं, थिक लेयर्स बन जाते हैं उस मिल्क से जो आप ले रहे होते हैं, सही है। सो जो केजीन प्रेजेंट होता है, ठीक है, काउस के मिल्क में, और इसके अलावा लाइपेज की एब्सेंस की वजह से इनडाइजेस्टिबल कर्ड्स बन जाते हैं, और फिर जो है ना डाइजेशन उसकी नहीं हो पाती। अच्छा, as the cow's milk is digested slowly, it fills the stomach for longer than breast milk, so the baby does not become hungry again as quickly as she should. अब यहाँ पे हमने एक बात की थी कि स्टार्टअप में इंटरवल्स ऑफ फीडिंग जो है ना, इंटरवल ऑफ फीडिंग, वो उसकी टाइमिंग क्या होती है, वो कम होती है। मतलब अगर आप 2 आवर्स तक जो है ना एक फीड दे रहे हैं, 2 घंटे में एक फीड, फिर उसके बाद जो है ना 2 घंटे में दूसरा फीड, तो ये असल में क्या हुआ, ये वन फीड हो गया, ये दूसरा फीड। अब जो काउज मिल्क होता है ना, काउज मिल्क, उसमें मसला क्या होता है कि वो तो डाइजेशन उसकी नहीं हो पाती ना, डाइजेशन डाइजेशन नहीं हो रही, तो मसला क्या होगा कि लॉन्गर टाइम के लिए वो जो फूड होता है ना, वो वहाँ पे स्टमक में पड़ा रहेगा, सही है। तो जब वो स्टमक में पड़ा रहेगा, बेबी जो है ना वो हंग्री नहीं होगा। तो वो हंग्री नहीं होगा, तो उसकी जो फीड है ना, उसकी तादाद, मतलब उसका जो इंटरवल है वो कम हो जाएगा। तो ये भी एक नुकसान हो सकता है। मतलब हम चाह रहे होते हैं कि जितना भी बेबी जल्दी जल्दी फीड हम उसको कर सकते हैं तो हम उसको करें, ताकि वो जो है ना अच्छी तरह से उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो जाए। अच्छा, अच्छा इसके अलावा अच्छा इसके अलावा द बेबी स्टूल्स बिकम थिकर एंड हार्डर एंड ही मे बिकम कॉन्स्टिपेटेड। अब सारे जो है ना यहाँ पे मसले आ गए हैं। पहले इनडाइजेशन नहीं हो रही थी, अगर डाइजेशन हो भी रही है तो वो बहुत ज़्यादा टाइम में हो रही है, एक बात। दूसरी बात यहाँ पे ये है कि जब इनडाइजेशन बहुत ज़्यादा, मतलब अच्छी तरह से इन डाइजेशन नहीं होगी, तो उसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन भी आ सकता है, स्टूल जो है ना वो हार्डर और थिकर हो सकते हैं, तो उससे मसाइल आ सकते हैं। ठीक हो गई बात। अच्छा, इसके अलावा सकलिंग प्रॉब्लम। अच्छा, ए बेबी हु लर्न्स टू सक फ्रॉम ए बॉटल may अच्छा may have a difficulty suckling from the breast and may refuse altogether। क्या मतलब हुआ इसका कि जब जो बेबी होता है ना वो लर्न कर लेता है, वो लर्न कर लेता है सक फ्रॉम द बॉटल, जब वो बॉटल के साथ यूज टू हो जाता है, तो फिर वो क्या करता है, वो अगर जब आप उसको ब्रेस्ट फीड दे भी रहे हैं तो वो उसको रिफ्यूज़ करता है, तो इससे सकलिंग प्रॉब्लम्स आ सकती है। क्लियर हो गई बात। तो सकलिंग प्रॉब्लम का मतलब ये है कि वो एक चीज़ के साथ तो अभी वो यूज टू हुआ है, तो अगर आप उसको मिक्स करेंगे कि मतलब कभी बॉटल फीड कभी जो है ना ब्रेस्ट फीडिंग, तो वो कभी कभार इस तरह हो सकता है कि वो उसको रिफ्यूज़ करे, ब्रेस्ट मिल्क को क्या करे, रिफ्यूज़ करे। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास जो है ना वो है एक्सपेंस, लास्ट है हमारे पास, और वो क्या है, एक्सपेंस। अब जो फीड आप उसको करा रहे होते हैं, तो इस एडवांटेजेस में हमने एक बात की थी, एडवांटेजेस ऑफ द ब्रेस्ट मिल्क में हमने एक बात की हुई थी कि इसमें कोई कॉस्ट वगैरह नहीं होता, सही है। जो भी आप खाएंगे, जो भी आप पिएंगे, उससे मिल्क की प्रोडक्शन होगी, और वो जो है ना आप बेबी को प्रोवाइड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे तो वो वाली बात नहीं है ना। यहाँ पे तो बात ये है कि आप बाहर से जो है ना उसको फीड करा रहे हैं, बाहर से आप मिल्क दे रहे हैं, तो मिल्क का जो है ना एक्सपेंस भी आएगा ना। सो द पुअर मदर्स may have unable to buy enough milk to their babies, they may give too few feeds and too much diluted feeds,
बॉटल फीड बेबीज ऑफन बिकम सेवेरली माल नरिश्ड। क्या मतलब है इसका कि जितने भी पुअर मदर्स होते हैं, जो गरीब लोग होते हैं, वो तो इतने नहीं कर सकते कि मतलब वो इनफ मिल्क को जो है ना वो ख़रीद सके फॉर दी बेबीज़। तो अगर वो बेबीज़ के लिए इनफ मिल्क ख़रीदेंगे नहीं तो उसकी मेन मसला क्या होगा, मॉल नरिश्ड। सही है। या तो वो अगर उसको एक मिल्क प्रोवाइड भी करिए तो उसमें पानी की तादाद बहुत ज़्यादा होगी, डाइल्यूटेड होगी। सही है। तो डाइल्यूटेड फीड्स या फ्यू फीड्स, जो कम फीड्स होते हैं, अगर आप उसको जो है ना बेबी को देंगे तो उसकी मसाइल क्या पे आ सकते हैं, माल नरिशमेंट, कि वो बच्चा माल नरिश्ड होगा। सही हो गई बात। तो ये हमारे पास क्या हो गए, ये हमारे पास हो गए डिसएडवांटेजेस ऑफ द आर्टिफिशियल फीडिंग। क्लियर। अच्छा, यहाँ पे अगर हम बात करें ना तो ये एक सीक्वेंस में आ रहे हैं। पहले भी मैंने बता दिया कि पहले इन्होंने कंटेमिनेशन की बात की, फिर इन्फेक्शन और परसिस्टेंट बैक्टीरिया। कंटेमिनेशन होगा तो इन्फेक्शन होगा, इन्फेक्शन होगा तो डायरिया होगा। अच्छा, लैक ऑफ आयरन है तो लैक ऑफ आयरन क्यों है, क्योंकि उसमें एब्जॉर्प्शन का प्रॉब्लम है। टू मच साल्ट क्या है कि काउज मिल्क के साल्ट की तादाद बहुत ज़्यादा होती है। अनसूटेबल फैट का क्या मतलब है कि वो अनसेचुरेटेड फैट्स इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन यहाँ पे काउज मिल्क में तो सेचुरेटेड फैट्स है। अनसूटेबल प्रोटीन का क्या मतलब है कि प्रोटीन की जो तादाद होती है वो उसमें कैसीन की तादाद बहुत ज़्यादा होती है, और फिर जो है ना किडनीज इमेच्योर होते हैं तो वो उसको एक्सक्रीट नहीं कर पाते। इस तरह से जो बेबी है वो भी तो एक इंसान ही है ना, तो उसको एलर्जी हो सकती है, मिल्क इंटॉलरेंस हो सकता है, आसमा हो सकता है, तो फिर इसके मसाइल आ सकते हैं। इसके अलावा इनडाइजेशन, सक्लिंग प्रॉब्लम है ना, एक्सपेंस। तो ये सारे जो है ना डिसएडवांटेजेस है। तो मतलब यहाँ पे अगर हम देख ले तो ये ब्रेस्ट फीडिंग भी जो है ना ये एक नेमत है जो बेबी को प्रोवाइड की गई होती है। जब वो पैदा होता है उस पर नेमत जो है ना वो स्टार्ट हो जाती है। तो ये भी एक बड़ी नेमत होती है, क्योंकि जितनी भी आर्टिफिशियल फीडिंग वाली बेबीज़ होते हैं, या तो वो हर वक्त जो है ना बीमार होते हैं, या उसको जो है ना रिस्पिरेटरी सिस्टम्स के मसाइल होते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम के मसाइल होते हैं। तो ये सारे मसाइल जो है ना उसको आ सकते हैं। क्लियर हो गई बात। अच्छा, यहाँ पे जो है ना हमारा टॉपिक ख़त्म हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे मैनेजमेंट ऑफ द प्रॉब्लम्स। कौन से प्रॉब्लम्स जो ब्रेस्ट के हवाले से होते हैं, मतलब फ्लैट निपल्स हो गए, एंगोज्ड ब्रेस्ट हो गई, क्रैक्ड एंड सोर निपल्स, मस्टाइटिस। तो ये हमारे पास एक अलग सा टॉपिक है, इसको हम जो है ना अलग पढ़ेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दे। अस्सलाम वालेकुम।